हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज हम लोग बात करेंगे फिर से मध्यकालीन भारत के इतिहास की। जाने क्या तो इस कोर्स को हुआ है क्या नहीं, ये कोर्स ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जब जब कोई इसको स्टार्ट करते हैं तब तब कुछ ना कुछ हो जाता है ना। काफ़ी समय हो गया है इसको करते हुए, और हमने इसमें जो पढ़ लिया था, हमने इसमें दिल्ली सल्तनत तक पूरा कर लिया था। अभी मैंने भी वापस रिकॉल करने के लिए लास्ट वाली क्लास देखी है कुछ समय पहले। तो जितना मुझे याद आया और वो वीडियो देख के उनको समझ में आया कि हमने इसमें लास्ट क्लास में जो हम चल रहा था, हमारा टॉपिक था प्रांतीय राजवंश, है ना। आप सब लोग जानते होंगे इस बात को कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रांतीय राजवंश। और प्रांतीय राजवंश में भी हमने जैसे कई क्लासेस हमने कर ली थी ऑलरेडी। और हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो था राजपूताना। जो पिछले क्लास में हमने बात की थी, वो राजपूताना टॉपिक के बारे में बात की थी, है ना। हमने हम्मीर के बारे में आपको कुछ बातें बताई थी, क्षेत्र सिंह के बारे में बात बताई थी। फिर आपने राणा कुंभा के बारे में पढ़ा था, फिर आपने राणा सांगा के बारे में पढ़ा था। जो क्लास खत्म होते समय का बिंदु था वो था राणा सांगा, है ना। क्लास जब उस समय जब खत्म हुई थी तो हमने पढ़ा था राणा सांगा। ठीक है जी। अब राणा सांगा के बाद जब मैंने अंत में उसमें मैंने ये कहा था कि अगली क्लास में हम बात करेंगे उड़ीसा के बारे में, और उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा मारवाड़ के बारे में। ये बात हुई थी हमारी। तो चलिए थोड़ा सा मारवाड़ के बारे में बस आप सुन लीजिए। बाकी आपको इसके बारे में कुछ लिखना नहीं है, या हमें इसके बारे में कुछ आपको लिखाना नहीं है। ठीक है, देखो मारवाड़ यानी कि आप इसको अगर आधुनिक समय में लेके जाएंगे तो आधुनिक समय में आप इसको ले लीजिए आधुनिक जोधपुर। ठीक है जी। तो ये राजस्थान का एक महत्वपूर्ण राज्य था। आप इसको ना मारवाड़ को आप देखेंगे कि जब रियासतें जो भारत की जो रियासतें थी, जो 562 समथिंग रियासतें थी, जब ये एकीकृत की बात आई थी, तो उस समय भी जोधपुर जो था अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्या था कि मारवाड़ में राष्ट्रकूटों के वंशज राठौरों का शासन था। ठीक है। अब इसमें राठौर राजवंश का जो संस्थापक था वो संतराम का पुत्र सिहा था। आप अगर इसको केवल याद रखना चाहते हैं ऐसे ही कि राठौर राजवंश का संस्थापक कौन था, तो इसको आप याद रख लीजिएगा, सिहा। ठीक है जी। और ये सिहा है कौन? तो सिहा के पिताजी का नाम है संतराम, है ना। आज भी वर्तमान में भी ये नाम पॉपुलर है, गांव में कई लोगों का नाम संतराम मिल जाता है। ठीक है, हमारे परिवार में भी एक व्यक्ति का नाम संतराम था। ठीक है जी। तो इसके बारे में इतनी है। फिर बाद में क्या होता है कि जो सिहा है, एक तुर्की आक्रमण होता है 1273 में, 1273 में एक तुर्की आक्रमण होता है ना। तो ये उसका विरोध करता है और उस समय इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है जी। तो अब जैसे अभी जो ये आधुनिक जोधपुर है, तो ये एकदम से तो आधुनिक जो जोधपुर है, जोधपुर की स्थापना हुई नहीं होगी। थोड़ा सा मैं आपको इसकी स्थापना के बाद बता देता हूँ। तो देखो हुआ क्या था कि जब तुर्की आक्रमण का विरोध करते समय सिहा जो है, सिहा साहब की मृत्यु हो गई। ठीक है जी, ईश्वर के पास चले गए। अब उसके बाद क्या हुआ 1384 में, 1384 में, अच्छा, इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे एक तिथि है 1384, मान लीजिए तिथि अब जो आई। ठीक है। अब ये एक तिथि ना अलग अलग राज्य से, हम प्रांतीय राजवंश पढ़ रहे हैं ना, तो हमने देखा कि अभी मारवाड़ में क्या घटनाक्रम चल रहा है, फिर हम देखेंगे उड़ीसा में उस समय क्या घटनाक्रम चल रहा था, बीजापुर में क्या घटनाक्रम चल रहा था, गोलकुंडा में क्या है, बीदर में क्या है, अहमदनगर में क्या है, विजयनगर में क्या है। तो एक तिथि अलग अलग राज्यों में अलग अलग महत्व रखती है। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं? इस तरीके से समझिए, जैसे आज मान लीजिए कोई तारीख है, आज मैं मान लेता हूं कि आज जैसे 6 जुलाई है ना। 6 जुलाई 2022 है आज। तो अब चीज 6 जुलाई 2022 में यूपी में कोई अलग घटनाक्रम हो रहा है, फिर दिल्ली में कुछ अलग घटनाक्रम हो रहा है। इसी तरीके से चले जाइए आप, राजस्थान में कोई अलग घटना है, आंध्र प्रदेश में कोई अलग घटना है। तो इस तरीके से ये 1384, जैसे अभी हम जो स्पेशली बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं हम मारवाड़ के बारे में। ठीक है। तो 1384 में फिर क्या होता है, राव चोड़ा व्यक्ति जो है वो गद्दी पर बैठते हैं। अब उस समय आप देखेंगे, जो हम दिल्ली सल्तनत हमने पढ़ा था कि ये प्रांतीय राजवंश पे हम आए क्यों, क्योंकि दिल्ली सल्तनत अपनी पतनावस्था में थी, है ना। तो इसी पतनावस्था का, पतन होती हुई अवस्था का लाभ उठाकर वो क्या करते हैं, मांडोर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। फिर रावचूड़ा के बाद क्या होता है, रणमल व्यक्ति जो है वो शासन बनते हैं। उसके बाद जोधा गद्दी पर बैठता है। मेन सारी कहानी बताने की ये थी
कि जोधा गद्दी पर बैठते हैं और वो 1459 में 1459 में जोधपुर की स्थापना करते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है बच्चा? जोधपुर की स्थापना करते हैं। अब जब जोधपुर की जो स्थापना हो जाती है तो इससे क्या होता है, और राजनीतिक शक्ति बढ़ती है। और जोधा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसके समय जो राठौर वंश था उसकी राजनीतिक शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ये आप आइडिया लगा लीजिए, इतनी बढ़ गई थी कि राणा कुंभा को मेवाड़ तथा मारवाड़ के बीच में ये जो अपनी सीमा थी, इन सीमाओं को निश्चित करने के लिए उसको राणा कुंभा को संधि करनी पड़ गई थी। समझ गए आप मेरी बात को? तो यहां से आप लगा सकते हैं कि उनकी शक्ति जो है, राजनीतिक शक्ति कितनी बढ़ गई होगी। ठीक है, फिर जोधा के बाद इसका पुत्र आता है बीका। बीका बहुत पराक्रमी था, मतलब ज्यादा उसके बारे में इतिहास में हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट, जब आप राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं ना, स्पेशली जब राजस्थान का कोई पेपर दे रहे होते हैं तो वहां पे आप पढ़ते हैं बीका के बारे में, और एक दो महत्वपूर्ण फैक्ट जो है आपको लिखने पड़ते हैं, याद रखने पड़ते हैं, है ना। बीका जो है पराक्रमी था, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1488 की एक तिथि इसके जीवन काल की महत्वपूर्ण तिथि है। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया था, बीकानेर, ठीक है जी, बीकानेर नगर की स्थापना की थी। बात समझ गए यहां तक की? चलिए, तो ये मारवाड़ के बारे में कुछ बातें थी जो आपको याद नहीं रखनी है अपनी परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे आप यूपी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश मतलब आयोग का कोई सा पेपर दे रहे हो, ठीक है, या आप प्रारंभिक परीक्षा लेंगे, तो स्पेशली राजस्थान को छोड़ दीजिए, अन्य जो राज्य हैं उनकी प्रारंभिक परीक्षा जहां जहां पे आपका मध्यकालीन इतिहास आता है वहां वहां पे ये महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन केवल थोड़ा बहुत इनके बारे में जानकारी हो, बस बात खत्म। अगर आप स्पेशली राजस्थान का देंगे तब आपको इसके बारे में, मारवाड़ के बारे में तथ्यात्मक जानकारी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है जी। खैर, हम आते हैं उड़ीसा पे। उड़ीसा हमको पढ़ना था। देखो, अब ये उड़ीसा जो है एक हिंदू राज्य था, पहली बात याद रखेंगे। अब ये एक राज्य ऐसा था जो 16वीं शताब्दी की जो नेशनल पॉलिटिक्स जो चल रही थी, जो राष्ट्रीय राजनीति चल रही थी, उससे ये हमेशा से अछूता रहा था। इसका ज्यादा तीन पांच किसी से नहीं रहता था, है ना। अब इस राज्य का जो विस्तार था वो गंगा के मुहाने से लेकर गोदावरी तक था, तो गंगा और गोदावरी दो नदियां इसके संदर्भ में इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है। अब ये बेचारा जो है अलग एकांत में रह के अपना काम चला रहा था, लेकिन अब तुर्क शासक गयासुद्दीन तुगलक की नजर पड़ती है, और तुर्क शासक गयासुद्दीन तुगलक के समय में पहली बार उड़ीसा पर आक्रमण होता है। देखिए, जब आप किसी स्टेट में मान लीजिए कोई एक होल बन जाएगा, है ना, तो फिर आक्रमणकारी लगातार आते रहेंगे। ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहली बार गयासुद्दीन तुगलक के समय में उड़ीसा पर आक्रमण हुआ था, उसके बाद तो यह प्रक्रिया चलती रही थी। ठीक है, मतलब फिर से क्या होता है कि फिरोज तुगलक भी अपने बंगाल अभियान के जो है अभियान के समय इस क्षेत्र पर आक्रमण करता है। ठीक है। इसके अलावा जब हम आगे पढ़ेंगे, बहमनी, जौनपुर, कोंडाविडु, विजयनगर, ये सब भी उड़ीसा पर आक्रमण करते हैं। ठीक है जी। तो उड़ीसा में अब यहाँ पे तथ्यात्मक जानकारी आपको याद रखनी है। तो उड़ीसा में स्वतंत्र राज्य का जो संस्थापक था वो अनंत वर्मन था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं, है ना। यहाँ पे मेनली उड़ीसा में तीन वंशों ने शासन किया था, गंगवंशीय वंश था, गजपति वंश था और भोई वंश था। तो आपको जो थोड़ा बहुत जानकारी रखनी है वो गंगवंशीय वंश के बारे में ही रखनी है, गजपति और भोई के बारे में जानकारी ज्यादा रखनी नहीं है। थोड़ा बहुत बता दूंगा, इंपॉर्टेंट लगे तो आप लिख लीजिएगा। चीजें स्पष्ट हुई? चलिए, अब तो गंग वंश के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे, है ना। उससे पहले एक फैक्ट और यहाँ पे लिखा है कि उड़ीसा के सुप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो था वो अनंत वर्मन ने करवाया था। ठीक है जी। अब जगन्नाथ मंदिर के बारे में भी अपने अलग से बहुत सारे फैक्ट हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? क्योंकि अब जैसे जगन्नाथ मंदिर को जो हम सुनते हैं, जो भी प्रवचन वचन के माध्यम से जो हम सुनते हैं, जानते हैं कि ये अपने चमत्कारों के लिए सुपरिचित है ना। लेकिन बहुत कम लोग इतना जानते होंगे कि इस पर बहुत बार बड़े हमले हुए, 17 बार, जिसमें से अभी हम एक हमले के, एक जो चौथा हमला हुआ था उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर आपको लगेगा कि हमको ये सारे हमलों के बारे में पता होना चाहिए, कब कब हुए, किस किसने किए, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ये 17 हमले हैं, मैं तिथि वाइज किसने किया, क्या परिणाम हुआ, मंदिर कैसे सुरक्षित रहा, वहां की वास्तुकला को क्या नुकसान हुआ,
कैसे चोरी हुई, कौन मूर्तियाँ किसने जलाई, वो सब मैं आपको बता दूँगा। लेकिन वो अलग से एक 20 मिनट, 25 मिनट की एक अलग से हम वीडियो बना के दे देंगे। चीज़ें स्पष्ट हैं जी? अभी जो हम बात करेंगे वो हम आगे बात करेंगे, एक संदर्भ आएगा तो उसमें हम केवल चौथे हमले के बारे में बात करेंगे जो 1568 में हुआ था। ठीक है जी? उसका इसलिए महत्वपूर्ण हो क्यों है? क्योंकि उड़ीसा जो था वो सीधे इस्लामिक शासन के तहत आ गया था, तो वो आगे जब संदर्भ आएगा तब हम वापस से एक बार बात करेंगे। ठीक है जी? चलिए, तो अब हम सबसे पहले चलते हैं किस पे? हमने बात की कि यहाँ पे 3 वंश थे, गंगवंशीय वंश, गजपति और भोई। तो अभी हम बात करेंगे गंगवंशीय वंश के बारे में, है ना? तो गंगवंशीय शासक जैसे हमने बताया आपको कि उड़ीसा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अनंत वर्मन ने की थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है जी। अब इसने क्या था, अनंत वर्मन जो था, इसने 1076 1076 से 1148 1148 ईस्वी तक, यानी कि लगभग आप इसको देखेंगे तो लगभग ये 70 साल होगा इसका, लगभग। ठीक है, इसने लगभग 70 साल तक शासन किया था और इसने, ये आपको याद रखना है कि जो सुप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है उसका निर्माण इसने करवाया था, है ना? एक बात इसके बारे में आप यहाँ से ये डेराइव भी कर सकते हैं या आप इसको लिख के रख सकते हैं कि ये तेलुगु और संस्कृत साहित्य का आश्रयदाता था। ठीक है जी, कौन था? अनंत वर्मन। चलिए, अब सबसे पहले पढ़ते हैं इसके विख्यात शासक के बारे में जो कि है नरसिंह प्रथम। 1238 से 64, 1264 तक इसका शासन था, है ना? नरसिंह। अब ये सबसे विख्यात था तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होंगे जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है जी। अब इसको इसलिए भी कहा जाता है कि ये उड़ीसा का सबसे विख्यात है या इसका गंगवंश का सबसे विख्यात है, क्योंकि इसके समय में जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे उसके विरुद्ध इसने एक तरीके से विलक्षण प्रतिभा अपनी स्थापित की थी या विलक्षण सफलता प्राप्त की थी। ठीक है जी। और इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में ये है कि इसने पुरी के कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है जी। और जो ये जगन्नाथ मंदिर का कार्य स्टार्ट हुआ था, इसको इसने पूरा कराया था। ठीक है जी। जैसे आपसे तथ्य पूछा जाता है ना कि कुतुब कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया, फिर किसने उसका मरम्मत कराया और किसने उसका निर्माण पूरा किया, इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण था वो किसने कराया? अनंत वर्मन ने। लेकिन अंतिम रूप से इसका निर्माण जो था वो पूरा किसने कराया? तो वो थे नरसिंह प्रथम। चीजें स्पष्ट होंगी यहाँ तक की। तो एक बात कि इसने पुरी जिले के कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया और जगन्नाथ मंदिर के निर्माण को पूरा करवाया। ठीक है जी। ये भी विद्वान जो संरक्षक था विद्वानों का, यानी कि जो विद्या धार्य करते थे उनका ये संरक्षक था, है ना? जैसे इसने विद्याधर को संरक्षण प्रदान किया था जो कि इसका दरबारी कवि था, विद्याधर। इनका नाम याद रख लीजिएगा। जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं किसी प्रकार की, कि कौन किसके दरबार में था। और जब आप नेट की परीक्षा देने जाते हैं, मान लीजिए आप इतिहास से नेट की परीक्षा देने जाते हैं, यूजीसी एनटी नेट वाला, तो वहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन कवि किसके दरबार में था, इतिहास में आपको याद रखना है, और उसका संरक्षककर्ता कौन था। ठीक है जी, बात हो गई। अब इसी तरीके से जो विद्याधर थे, विद्याधर ने नरसिंह प्रथम को हमीर मद मर्दन, यानी कि क्या कहते हैं इसको, अमीर पर विजय प्राप्त करने वाला की उपाधि दी थी। अब देखिए ये चलन तो पहले से चला आ रहा है कि जो हमें संरक्षण दे रहा है हमें उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करनी है। ठीक है। तो इसी तरीके से विद्याधर ने भी क्या कहा था कि इनको हमीर मद मर्दन की उपाधि दी थी। अच्छा, विद्याधर का एक अलंकार शास्त्र आप याद रखिएगा। अलंकार शास्त्र पर एकावली नामक एक इनका संस्कृत ग्रंथ है। क्या है? एकावली। इसको बस कहीं पे साइड में लिख के रख लीजिएगा, एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको वो याद रह जाएगा कौन जुड़ा हुआ है, विद्याधर। तो विद्या एक, एकावली, इस तरीके से आप याद रख लीजिएगा। ठीक है। अब नरसिंह प्रथम के बाद हालांकि उसका जो बेटा था भानुदेव प्रथम, वो उत्तराधिकारी बनता है, लेकिन इसके समय की कोई खास ऐसी जानकारी नहीं है जो आपको याद रखनी हो या जिनके बारे में बताया जाए। ठीक है जी। उसके बाद हालांकि जो भानुदेव प्रथम थे उसके बाद नरसिंह द्वितीय जो आता है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आप याद रखिए। 1278 से 1306 ईस्वी का इनका समय है। ठीक है। अब नरसिंह द्वितीय उत्तराधिकारी बन गया किसका? भानुदेव प्रथम का। ठीक है। अब 1278 में, ये तिथि महत्वपूर्ण है इसको याद रखिएगा, भुवनेश्वर में इन्होंने अनंत वासुदेव के मंदिर का निर्माण करवाया था। चीजें स्पष्ट हो गई, किसका? अनंत वासुदेव के मंदिर का, है ना? अब नरसिंह द्वितीय के बाद भी भानुदेव द्वितीय आता है, नरसिंह तृतीय आता है, फिर भानुदेव तृतीय आता है, फिर नरसिंह चतुर्थ भी आता है। एक के बाद एक गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन इनकी कोई विशेष राजनीतिक उपलब्धि नहीं है।
ठीक है, तो हमें बस याद क्या रखना है, हमें याद रख लेना है अंतिम शासक। तो गंग वंश का अंतिम शासक भानुदेव चतुर्थ था। कौन था जी, ये आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा भी होगा भानुदेव चतुर्थ। चीजें स्पष्ट हो गई, भानुदेव चतुर्थ था, ये आप याद रखिएगा। एक बात आपको याद रखनी है कि शंकर देव ने असम में वैष्णववत का प्रचार किया था, जिसको कामरूप भी आप जानते होंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो मैंने आपको बताया क्या आता है, गजपति वंश आता है, उनके बारे में हमको ज्यादा जानकारी नहीं रखनी है। ठीक है, अच्छा, असम का नाम आपको कामरूप मिलेगा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कई बार पिछली क्लासेस में। ठीक है, असम का नाम आपको कामरूप भी मिल जाता है। ठीक है जी, इतनी चीजें आपको याद रखनी पड़ी, यानी कि जो एक्चुअली था क्या, देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 12वीं शताब्दी के अंत में जो मोहम्मद बख्तियार खिलजी था, वो बंगाल विजय करता है। तो बंगाल विजय के समय असम में दो महत्वपूर्ण राज्य थे, जो पश्चिम के क्षेत्र में कमता, ठीक है, कमता था नाम, लेकिन उसको फारसी साहित्य में कामरूप कहा जाता था, कामरूप नाम था उसका फारसी साहित्य में। ठीक है, और दूसरा साम्राज्य था असम के उत्तर पूर्व में अहोम। अहोम, जब आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पे आपको अहोम विद्रोह भी देखना होता है, अहोम के बारे में आप जानकारी वहां पे लेते हैं। चीजें स्पष्ट हो गई जी। चलिए अब हम आते हैं अपने खानदेश पे, है ना। खानदेश, खानदेश यानी कि आपका सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट, सेंट्रल यानी कि आप इसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट ले लेंगे किस किस स्टेट के, तो सेंट्रल एशिया में आप आइए, आप इसमें ले लीजिए नॉर्थ वेस्टर्न महाराष्ट्र वाला। ठीक है, यानी कि आप इसमें एमएच का कुछ हिस्सा ले लीजिए, और एमपी का भी आप इसमें बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए। ठीक है, जिसको ये अपनी राजधानी भी बनती है, जो इनकी खानदेश की। ये स्पष्ट है, तो कौन सी, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा ले लीजिए और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा है इसमें। ठीक है जी, खानदेश यानी कि ये सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट है। चीजें स्पष्ट हो गई, सेंट्रल इंडिया वाला। तो अब देखिए ये एक्चुअल में खानदेश तक चीजें पहुंची क्यों, यानी कि ये जो हम इसकी बात करेंगे अभी, जैसे बताता हूँ। 1370 में मोहम्मद बिन तुगलक ने मलिक रजा फारूकी को खानदेश का राज्यपाल नियुक्त किया था, 1370। अब आपको बताना है कि हमने जब दिल्ली सल्तनत में पढ़ा था, तो 1351 से 88 तक का एक शासक का समय है, एक सुल्तान का समय है। ठीक है, उसी समय में क्या होता है कि खानदेश का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है मलिक रजा फारूकी को। ये हमने दिल्ली सल्तनत वाली क्लास में भी ये तथ्य आपको बताया था, तो वो चीज यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट हो रही है। अब आपको बताना है कि ये समय किसका है, ये बता देते हैं, तुगलक वंश में है। अब यहाँ से भी आपको समझ में आ रहा है तुगलक वंश में है। ठीक है, ये मत मार देना सीधे मोहम्मद बिन तुगलक, इतना आसान पूछ लिया, इतना आसान नहीं पूछेंगे। ठीक है जी, चलिए, तो 1370 में मलिक रजा फारूकी जो है वो खानदेश का राज्यपाल बन के आता है ना। अब देखिए थोड़ी सी चीज यहाँ पे दिशाओं के अनुसार एक बात और समझ लीजिए। देखिए, अब इसके उत्तर में विंध्याचल वाला पार्ट है, उत्तर में इसके विंध्याचल है। दक्षिण में आप जाएंगे तो यहाँ पे दक्षिण का पठार है, दक्षिण पठार हम इसको लिख दे रहे हैं। ठीक है जी, पश्चिम में जाएंगे तो गुजरात है। आपको समझ में आएगा, एक चीज यहाँ पे अभी बताते हैं, गुजरात है, और पूर्व में इसके बरार है। ठीक है, देखिए, अगर एक गांव के 10 सरपंच होंगे ना, तो उस गांव में कभी शांति नहीं होगी। ठीक है जी, उस गांव में शांति नहीं होगी, ये आप याद रखिएगा। अब ये क्यों कहा, ये हम आगे आने वाली जब बात आएगी संदर्भ के साथ आपको बता देंगे फिर से। चलिए, तो इसकी राजधानी क्या थी, बुरहानपुर थी। अब जब फिरोज तुगलक मर जाता है, जब फिरोज तुगलक की मृत्यु हो जाती है, तो खानदेश जो है अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है। प्रांतीय राजवंशों का उदय इसीलिए हुआ जब दिल्ली सल्तनत जो था अपनी पतनावस्था में था। तो ऐसे ही जब फिरोज तुगलक मर जाता है, तो खानदेश क्या करता है कि जी हम स्वतंत्र हैं, और अपनी वो स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है। अब इस पे बहुत सारे आगे चल के ये होता रहता है कि इसने शासन कर लिया, उसने शासन कर लिया, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं आता है। अंत में क्या होता है कि अंत में 1601 में अकबर जो है खानदेश को अपने राज्य में मिला लेता है। अब जब हम वापस जाएंगे ना मुगलों पे, तो हम एक बार फिर से बताएंगे। ठीक है, देखिए दिल्ली सल्तनत के समय भी जहां जहां पे अशांति हुई, जिसने भी पतनावस्था का लाभ उठाया उसने स्वतंत्र घोषित कर दिया। यही चीजें आगे चलेंगी मुगलों के साथ में, समझ गए आप। तो जब यहाँ देखते हैं कि खानदेश जो है स्वतंत्र है और मुगलों को ये बर्दाश्त नहीं होता है, तो अकबर क्या करता है, 1601 में खानदेश को मिला लेता है। चीजें स्पष्ट हो रही है यहाँ तक की।
तो अब ये अपने आप को, यानी कि अकबर जो है उसको अपने आप में मिला लेता है अंत में। ठीक है जी। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं बहमनी की तरफ। बहमनी साम्राज्य भी आप देख लेते हैं लगे हाथ। चलिए, बहमनी साम्राज्य। अब देखिए, जो बहमनी साम्राज्य की स्थापना है, मोहम्मद तुगलक के काल में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, या इनका नाम था हसन गंगू, इसने की थी। ठीक है, तो इन्होंने अपने नाम के हिसाब से ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर दी। अब जब दिल्ली सल्तनत का विघटन हुआ था, तो दिल्ली सल्तनत के विघटन के परिणाम स्वरूप जो नए राज्य उदय हुए थे, ठीक है, जो स्थापित हुए मुस्लिम राज्य जो थे, उनमें सबसे शक्तिशाली कौन था? वो बहमनी राज्य था। आप इस बात का आइडिया लगा सकते हैं कि बहमनी साम्राज्य का जो शासक थे, लगभग 18 शासक थे, और एवरेज हर शासक ने 10 साल शासन किया, यानी कि बहमनी साम्राज्य के शासकों ने 180 वर्ष तक शासन किया था। अगर आपको तिथि याद रखनी हो तो ये 1347 से शुरू होके 1527 तक शासन करते हैं। अब जब हम मुगल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा जी 1527 में कौन मुगल शासक था। चीजें स्पष्ट हो गई। तो चलिए, अब इस साम्राज्य का जो विस्तार था, हमने जब ये बात की थी, हमने आपको ये बना के दिखाया था, तो यहाँ पे हमने बताया था बरार। तो इसका जो शासन था वो बरार से लेके दक्षिण में कृष्णा नदी तक जाता है। कृष्णा नदी तक। चीजें स्पष्ट हो गई। मैंने आपको बता दिया कि 18 सुल्तानों ने लगभग 180 साल तक शासन किया था, और इसका जो अंतिम शासक था कलीमुल्ला था। मतलब सारे शासक तो हम नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे। तो अंतिम का नाम यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको याद रखेंगे। कौन था अंतिम? अंतिम था जी कलीमुल्ला। ठीक है, बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक। तो जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, यही जिनके बारे में अभी हमने बात की। ठीक है, इनके बारे में हमने अभी बात की, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या सनगंग। ठीक है जी। 1347 से 1358 तक का इनका शासन है। इनका जो मूल नाम है वो है जफर खां, और उपाधि है इनकी अमीरुल उमरा और द्वितीय सिकंदर। ठीक है जी। अब गद्दी पर बैठने के उपरांत गुलबर्गा को इन्होंने अपनी राजधानी बना दिया, और उसका नाम बदल के क्या रख दिया? एहसानाबाद। ठीक है, अब ये क्या करेगा? सब राजा क्या करते हैं, कॉमन चीजें हैं, डराइव करेंगे आप लिखने के उद्देश्य से, तो सब अपनी अपनी स्थितियों को सुदृढ़ करने का प्रयास करते हैं, है ना। अब सुदृढ़ करने के क्रम में दो तीन चीजें आती हैं, या तो आप पड़ोसी राज्यों से वैवाहिक रिश्ते जोड़िए, या आप अपना शक्ति प्रदर्शन करके अपने साम्राज्य का विस्तार कीजिए। ठीक है, तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जो था, उसने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए क्या कर दिया? उसने साम्राज्य विस्तार जारी रखा, शक्ति प्रदर्शन जारी रखा। ठीक है, इसने क्या किया? कंधार, कोट्टागिरी, कल्याणी, बीदर, इन सब पर अधिकार कर लिया, है ना। और इन पे अधिकार करने के बाद क्या होता है? अधिकार करने के बाद क्या होता है कि आपको वहां से आर्थिक लाभ मिलेंगे। समझ पा रहे हैं? तो अलाउद्दीन बहमन शाह के समय में उसके राज्यों के दक्षिण पूर्व में वारंगल, ठीक है जी, और दक्षिण पश्चिम में विजयनगर। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें विजयनगर तो बेहद महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम प्रॉपर एक क्लास करेंगे, है ना। इन दो हिंदू राज्यों की स्थापना हुई। ठीक है जी। इसने क्या किया? हसन गंगू ने अपने शासन को सुव्यवस्थित करने के लिए इसने क्या कर दिया कि अपना जो राज्य था उसको चार सूबों में बांटा, चार सूबों में उसने बांट दिया। अब इसके यहाँ पे सूबों को कहा जाता था तरफ। सूबों सूबों को क्या कहते हैं? तरफ। तो इसने क्या कर दिया? अपना जो राज्य था वो चार तरफों में बांट दिया। चीजें स्पष्ट है? कौन कौन से में बांट दिया? तो एक तो अभी हमने बताया आपको गुलबर्गा, जिसको ये अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, एक इसने बांट दिया दौलताबाद, दौलताबाद, एक इसका था बरार, अभी हमने आपको बताया था, और एक था बीदर। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, अब गुलबर्गा जो है, जो गुलबर्गा का तरफ है या जो सूबा है, ये सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर भी शामिल होता है। बीजापुर के बारे में आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़े ही हैं। ठीक है, तो इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। अच्छा, इसके बारे में एक दो बात ये इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में कहा जाता है कि धार्मिक दृष्टि से हसन गंगू जो था एक धर्मनिरपेक्ष और न्यायप्रिय शासक था। यानी कि एक कथन इसके बारे में, और ये फैक्ट भी है, आपको याद भी रखना है कि ये भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन में,
स्पेशली जगह है स्पेसिफाई करके, दक्कन में पहली बार हिंदुओं से जजिया ना लेने का आदेश दिया और इसके राज्य में जो कृषि उपज थी वो निशुल्क आने दी, कोई टैक्स नहीं है। चीजें स्पष्ट है यहाँ तक कि कोई टैक्स नहीं है। ठीक है जी, चलिए 58 हो गया। अब 1358 से 75 तक आते हैं मोहम्मद शाह। ठीक है, यानी कि जब ये बहमन शाह गए तो उसके बाद उनका बेटा मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा। अब गद्दी पर बैठते ये जो रटे रटाए काम है वो करते हैं, क्या करेंगे, अपने नाम का खुतबा पढ़वाएंगे, सिक्के जारी करेंगे, मिस्र के खलीफा से मानद पद प्राप्त करेंगे। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा अलग ये है कि इसको पत्र जो है रिक्वेस्ट करके नहीं मिलता है। इनकी माताजी जो है वो मक्का की यात्रा पर जाती हैं 1361 में, तो वहाँ जो मिस्र के खलीफा थे वो उनकी माता को देते हैं। तो माता जी जब दहेज से यात्रा से लौट के आती हैं हज से, तो वो उनको वो पत्र देती हैं। ठीक है जी, इसके समय की इंपॉर्टेंट घटना यह है कि वारंगल और विजयनगर के जो हिंदू राजा थे उनसे युद्ध हुआ था। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें एक चीज आती है ना, कि मोहम्मद शाह के समय में बुक्का प्रथम के विरुद्ध जो युद्ध होता है इसमें पहली बार बारूद का प्रयोग होता है। अब बारूद का प्रयोग होगा तो इससे क्या होता है कि जो बहमनी थे उनकी जो सैनिक क्षमता है उस सैनिक क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। चीजें स्पष्ट हो गई जी, अत्यधिक वृद्धि हो जाती है ना। इसके यहाँ पे सेना के अधिकारी को अमीर उल उमरा कहा जाता था और उसके नीचे भी बारबरदार होते थे। अब जो बारबरदार है इनका काम क्या होता है, ये आवश्यकता पड़ने पर सेनाओं को इकट्ठा करते, क्या करते हैं जी, वो सेनाओं को इकट्ठा करने का काम है जब जरूरत पड़ेगी तब। ठीक है। अब हमने देखा, देखो अभी हमने जैसे ये आपको ये, मैं आपको ये तारीख पे ले चलूँ वापस एक बार। देखो 1347 से 58, उसके बाद 58 से 75, तो आपको लगेगा 75 के बाद कुछ चीज़ आएंगी, लेकिन हम चीज़ें स्टार्ट होती है 1397 से। होता क्या है कि 75 से 78 तक ये व्यक्ति और आता है मुजाहिद शाह, लेकिन मोहम्मद शाह का उसका पुत्र है मोहम्मद शाह का, लेकिन खास इंपॉर्टेंट उसके काम में कोई चीज़ें हैं नहीं, है ना, क्योंकि इसके विद्रोही जो है इसकी हत्या कर देते। फिर उसके बाद मोहम्मद शाह द्वितीय आता है, फिर गयासुद्दीन आता है 1397 में। लेकिन अब गयासुद्दीन के बारे में कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात किसके बारे में है, ताजुद्दीन फिरोज शाह, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं 1397 से 1442 तक रहता है। ठीक है जी। अब ये जो ताजुद्दीन फिरोज शाह था ये पहली बार क्या करता है कि जो विद्वान थे, अब ये नहीं देखता कि धार्मिक रूप से नहीं देखता, स्पेशली इसके बारे में कहा जाता है कि ये हिंदू विद्वानों को, ब्राह्मणों को अपने दरबार में ऊंचे पदों पर नियुक्त करता था। चीजें स्पष्ट हो गई जी। ठीक है। अब इसके समय की एक बात और याद रखिए कि उसने भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर की स्थापना की थी। ठीक है, और इस नगर के भवन की तकनीक, योजना, मिश्रित स्थापत्य इन दोनों दृष्टियों से विलक्षण है। अब इसके ये बात इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसने खगोल शास्त्र के अध्ययन को बढ़ावा दिया। ठीक है, और दौलताबाद के निकट जो जंतर मंतर है वो इसने बनवाया, तो ये तथ्य बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दौलताबाद के निकट जो जंतर मंतर है वो किसने बनवाया, क्योंकि जंतर मंतर आप जान रहे हैं कि कई जगह है। ठीक है जी, तो ये आपको याद रखना है ना। इसकी धार्मिक नीति ये थी कि धार्मिक रूप से सहिष्णु था, इसलिए ज्यादा इसके बारे में बातें आगे तथ्यात्मक रूप से नहीं है। 1422 में, सॉरी 42 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं सिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम, उनके बारे में भी हमको ज़्यादा नहीं जानना है। हमको जानना किसके बारे में है, आगे हम पढ़ेंगे शहाबुद्दीन महमूद शाह के बारे में, जिसके बारे में मेनली इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहमनी साम्राज्य जो है वो विभाजित होता है। ये स्पष्ट है, शिहाबुद्दीन महमूद शाह, है ना। अब इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि बहमनी साम्राज्य जो है वो विभाजित हो जाएगा, है ना। 5 खंडों में विभाजित होता है, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। ये सभी अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, तथ्यात्मक जानकारी भी इनके बारे में है, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो 1484 में बरार करता है अपनी घोषणा कि भाई हम स्वतंत्र हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता है पूर्ण रूप से। उससे पहले ही जब देखते हैं ना कि आस पड़ोस में भाई ये स्वतंत्रता की घोषणा कर रहा है, ये स्वतंत्रता की घोषणा कर रहा है, तो हम भी कर देते हैं, है ना। जैसे आप देखेंगे कि भारत में जब रियासतों का एकीकरण हुआ था तो कुछ रियासतें थी जो ये कह रही थी कि हम जो है स्वतंत्र रहेंगे, है ना, हम अलग देश बनेंगे। तो उसकी देखा देख कई रियासतें ये कह रही थी हम अलग देश बनेंगे। ऐसे ही था कि जैसे ही इसने कर दी कि भाई बरार ने 1484 में घोषणा कर दी कि हम जो है स्वतंत्र हैं,
लेकिन इससे पहले क्या हुआ, बीजापुर स्वतंत्र हो गया। बरार ने घोषणा की, लेकिन स्वतंत्र पहले कौन हो गया, बीजापुर, उसके बाद हुआ बरार। चीजें स्पष्ट हैं। तो बहमनी वंश का अंत हुआ, कैसे हो गया भाई, बहमनी वंश तो अंत हो गया। अब इसके यहाँ पे एक दो बात याद रख लीजिए, जैसे 1490 में बीदर में बारिद शाही का प्रभुत्व स्थापित होता है ना। और जो सत्ता है, सत्ता की पूरी शक्ति कासिम बारिद एक व्यक्ति थे, उनके बेटे अमीर अली बरीद, इनके पास चली जाती है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उसको दक्कन का लोमड़ी कहा जाता था। इसको, अली बरीद को, ठीक है जी, अली बरीद को, है ना। अब जब सिहाबुद्दीन मर गया तो उसके बाद उसके चार बेटे थे, अहमद था, अलाउद्दीन था, वलीउल्लाह था और एक था कलीमुल्ला। तो ये वही कलीमुल्ला जो मैंने आपको बताया कि बहमनी वंश का अंतिम शासक था, है ना। इसने क्या कर दिया था कि इसने, जब इस पे आक्रमण हो रहा था, इसको जरूरत थी, इसको कलीमुल्ला को, तो ये क्या करता है, बाबर को अपनी सहायता के लिए बुलाता है, लेकिन बाबर ध्यान नहीं देता, ठीक है जी। और 1526 में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके साथ ही क्या होता है कि बहमनी वंश का अंत हो जाता है। ठीक है, अब ये आपस में लड़ेंगे तो हैं ही, और क्या करेंगे, लड़ेंगे ही। ठीक है, तो विजयनगर और बहमनी राज्य के मध्य जो मुख्य समस्या थी वो रायचूर दोआब की थी। ठीक है, अब रायचूर दोआब क्या था उसके बारे में बताएंगे। तो रायचूर दोआब को लेकर संघर्ष चल रहा था, शासक प्रथम मोहम्मद प्रथम के और विजयनगर शासक जो थे बुक्का प्रथम, इनके बीच में स्टार्टिंग हुई थी। किसको लेके, रायचूर दोआब को लेके। देखिए, ये आपको याद भी रखना है मेनली। तो रायचूर दोआब, देख जो लिखा मिलेगा वो लिखा मिलेगा रायचूर दोआब, लेकिन ये है कौन सा, तो ये कृष्णा तुंगभद्रा नदी का जो दोआब क्षेत्र है वो। ठीक है, इसके अलावा भी लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच में जो संघर्ष है उसके चार प्रमुख कारण हैं। कितने कारण है जी उसके, चार प्रमुख कारण हैं जो वास्तविक हैं, जिसमें से एक तो कारण है भौगोलिक, ये तो आप जान ही रहे हैं, भौगोलिक कारण तो होगा ही। ठीक है जी, दूसरा एक कारण उसकी इनकी लड़ाई का राजनैतिक भी है। अब राजनैतिक कारण भी लड़ाई का है, अब आप जान रहे हैं राजनीतिक भी है तो आर्थिक भी होगा, आर्थिक कारण भी होगा और एक सामरिक कारण भी है। इसकी भी हम चारों कारणों की चर्चा कर लेंगे एक बार, आपको समझाने के उद्देश्य से केवल। ठीक है, कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है, वो आपको लिखना नहीं है, ये स्पष्ट है ना। तो चलिए, अब इसमें देखो भौगोलिक दृष्टिकोण से बात करें तो मैंने आपको बताया कृष्णा और तुंगभद्रा नदी। अब ये जो है दक्षिण को दो प्राकृतिक भूखंडों में विभाजित करती थी, कौन सी, कृष्णा और तुंगभद्रा, है ना। अब इन दोनों के बीच में ही इन दोनों की राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, बहमनी की और विजयनगर की। तो जहां सीमा मिलेगी वहां लड़ाई तो चलती रहेगी, भारत पाकिस्तान देख लो, चीजें स्पष्ट है ना, पाकिस्तान बांग्लादेश देख लो। तो जब सीमा मिलती है ना, तो अधिकांश ऐसा देखा जाता है कि कहीं ना कहीं छोटी छोटी छुटपुट छुटपुट चलता रहता है, कहीं पे ये बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब ये क्या था कि ये कुछ ना कुछ चीजों को लेकर लड़ते रहते थे, जो कि ये है रायचूर दोआब, इसी पर अधिकार, इस पे मेरा अधिकार है, इस पे मेरा अधिकार है, और दोनों मूर्ख जो है आपस में लड़ते रहते थे, है ना। अब दूसरा कारण जो राजनीतिक है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो बहमनी और विजयनगर देखो दोनों क्या है, तुंगभद्रा के दक्षिणी और उत्तरी छोर पर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। मैंने आपको बताया कि गद्दी पर बैठते क्या होता है, शक्ति प्रदर्शन और सीमा विस्तार। ठीक है, तो साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। अब बहमनी देखो, यहाँ पे एक दो बात और इंपॉर्टेंट है, जो बहमनी है, ठीक है, अब ये बहमनी जो है ये तीन शक्तिशाली राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, अब कौन कौन से, जैसे एक तरफ से वो मालवा से घिरा हुआ है, ठीक है जी, तो इधर से लड़ाई का खतरा रहेगा, इधर से ये अपनी सीमा विस्तार ना कर दे, इस पे आके चढ़ाई ना कर दे, पिटाई ना कर दे, ये डर रहेगा। फिर एक और उसके गुजरात है, गुजरात का भी उसको डर है कि भाई लड़ाई ना हो जाए या उधर से वो हमारे ऊपर चढ़ाई ना कर दे, तो उसका भी डर सच्चा है। और एक तरफ से उस पे उड़ीसा है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई बहमनी की बात। अगर हम विजयनगर की बात करें, भाई विजयनगर का क्या कारण है कि वो इस रायचूर दोआब पे अधिकार चाहता है, तो विजयनगर जो है वो तीन तरफ से, यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो विजयनगर, अब विजयनगर जो है, विजयनगर तीन तरफ से पूरा समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, तो उसके विस्तार का मार्ग क्या है, केवल तुंगभद्रा के उत्तर में है, सीधी सी बात है। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में जो है संघर्ष जो है वो स्वाभाविक है। ठीक है जी, तीसरा जो कारण है जिसके हम आर्थिक कारण की बात कर रहे हैं, आर्थिक कारण है,
लड़ाई का इनके बीच में। तो इसके अंतर्गत कृष्णा का दक्षिणी भाग अधिक उपजाऊ है। अब एक कारण ये हो गया कि उपजाऊ है, दूसरा दक्षिण के जो अधिकांश बड़े बंदरगाह थे वो इसी भाग में स्थित थे। तो हर कोई क्या चाहेगा, इस पे अधिकार चाहेगा, क्योंकि अधिकांश निर्यात योग्य माल का उत्पादन भी इसी क्षेत्र में हो रहा है ना? और इसके अलावा ये क्षेत्र जो है हीरे और लोहे बहुमूल्य खनिजों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पे बहुमूल्य खनिजों की खान थी, प्रसिद्ध था ये क्षेत्र, है ना? तो यही कारण था कि आर्थिक रूप से संपन्न इस भूभाग के लिए भी दोनों के मध्य संघर्ष चलता रहता था। चीजें स्पष्ट हैं? तो रायचूर दोआब को लेकर संघर्ष जो था बहमनी शाहक मोहम्मद प्रथम और विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम के बीच में प्रारंभ हुआ था और ये निरंतर चलता रहता था। कभी वो लड़ने आ रहे हैं, कभी वो लड़ने आ रहे हैं, कभी वो लड़ने आ रहे हैं। चीजें स्पष्ट हो गई। इन्होंने इसको पीट दिया, जैसे मान लीजिए कि जब लड़ाई हुई तो उसमें बुक्का प्रथम जो है पराजित हो गया। अब वो पराजित हो गया तो बुक्का के बाद कौन आया, हरिहर आया, हरिहर सेकंड, तो वो फिर बेमनी सेनाओं को पराजित करता है। तो ये निरंतर जो है चलता रहता था। ठीक है जी। अगर हम इनके केंद्रीय शासन की बात करेंगे, अब जो नाम है ना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। एक क्लास, अच्छा आपको कमेंट में याद दिलाते रहना कि एक क्लास हम चाह रहे हैं हम शब्दावली पे ही कर लें पूरी। आधुनिक भारत में कौन कौन सी ऐतिहासिक शब्दावली, उनका अर्थ क्या है, मध्यकाल में और प्राचीन में, व्यक्तियों के संदर्भ में, ये सब मैं शब्दावली पे एक क्लास करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसी में कुछ बच्चे नेट भी देने वाले होंगे, तो उनके लिए वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, लगभग 10 नंबर का मार्जिन निकल के आता है। चीजें स्पष्ट है। चलिए फिलहाल हम इनके केंद्रीय शासन की बात करते हैं। देखो, एक तो शासन प्रधान तो सुल्तान ही है, निरंकुश है, स्वेच्छाचारी शासक होता है। और एक बात ये आपको याद भी होगी कि हम हमेशा से बताते आए थे कि ये क्या कहते थे कि हम राजत्व दैवीय गुणों से परिपूर्ण होते हैं। कौन? राजा। धरती पर अल्लाह का, ईश्वर का, उस खुदा का प्रतिनिधि कौन है? सुल्तान है। यानी कि धरती पर ईश्वर की परछाई है। लेकिन जो बहमनी वंश के शासक थे उसमें केवल एक था, मुजाहिद शाह। कौन था जी? मुजाहिद शाह था भाई। तो मुजाहिद शाह कहता है कि मैं देवता का प्रतिनिधित्व करता हूं, केवल ये था जिसने दैवत्य की घोषणा की थी। ठीक है जी। चलिए अब केंद्रीय प्रशासन के बारे में बात करेंगे तो इसका संचालन सामान्यतः 8 मंत्रियों से होता था। ठीक है, 8 के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे वकील उस सल्तनत प्रधानमंत्री होता था, अमीर जुमला वित्त मंत्री था, कुछ कुछ जगह पे अमीर जुमला प्रधानमंत्री भी होता है। ये जोक है भाई, इसको सीरियसली मत लेना। वजीर अशरफ विदेश मंत्री, वजीर कुल वकील को छोड़कर सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता था। ये पेशवा एक इनका होता था, वकील का सहयोगी था। नाजिर जो था वो उप मंत्री होता था अर्थ विभाग का। ठीक है, यानी कि अर्थ विभाग से संलग्न था और उप मंत्री की भांति कार्य करता था, आप ऐसे कह सकते। ठीक है। कोतवाल था, पुलिस विभाग का अध्यक्ष था। इसका कार्य होता था शांति व्यवस्था स्थापित करके रखना है। ठीक है। एक होता था सद्र ए जहां, या आप इसको कह सकते हैं, आपको लिखा मिल सकता है राष्ट्र ए जहां, तो राष्ट्र ए जहां भी लिखा मिल सकता है, ये ध्यान रखना, है ना। अब ये सुल्तान के पश्चात राज्य का मुख्य न्यायाधीश था। धार्मिक कार्यों और राज्य को दिए जाने वाले जितने भी दान थे उन सब की व्यवस्था करता था। ठीक है जी, ये केंद्रीय शासन की बात हो गई। अगर हम इसके प्रांतीय शासन के बारे में बात करेंगे तो मोहम्मद शाह तृतीय के समय में बहमनी साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है। ये स्पष्ट है। चलिए, अब इसी तरीके से स्थानीय शासन भी चलता था। यानी कि स्थानीय शासन के अंतर्गत प्रांत का विभाजन सरकार में तथा सरकार का विभाजन परगने के रूप में किया गया। कैसे किया गया जी? देखो, एक प्रांत है, ठीक है, और प्रांत का विभाजन किस में हो गया? प्रांत का विभाजन बता रहे सरकार में हो गया। ठीक है, और सरकार का विभाजन किस में हो गया? आगे चलेंगे तो सरकार का विभाजन हो गया परगने में। इस प्रकार से स्थानीय शासन चल रहा है। ठीक है। अब एक परगना जो है, इस परगने में तो बहुत सारे गांव शामिल हैं, है ना। यानी कि गांव, इसमें बहुत सारे गांव शामिल है। तो क्या हो जाएगा कि गांव जो हैं प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। क्या है जी? सबसे छोटी इकाई क्या है? गांव है। आज भी हम देखते हैं इस चीज को। तो चीजें स्पष्ट हो रही है। चलिए, सैन्य व्यवस्था के बारे में बात करें अगर, तो अब देखो, पड़ोसी राज्य से जब लगातार लड़ाई हो रही है ना, तो आपको ये लाजमी है कि आप एक बड़ी सेना रखें, अनिवार्य है। पैदल भी होंगे, घुड़सवार सैनिक भी होंगे, हाथी वाले भी होंगे, हाथियों का प्रयोग भी प्रचलित होगा, है ना। और बहमनी राज्य ने तोपखाने का भी निर्माण किया था।
ठीक है, अभी मैंने बताया कि जो प्रधान सेनापति था उसको अमीर उल उमरा कहते थे, और ये अपने अंगरक्षक भी रखता था। ठीक है, सुल्तान भी। तो सुल्तान जो अपने अंगरक्षक रखता था, इसके बारे में याद रखना, क्या कहते थे उनको, अंगरक्षकों को खास खेल कहा जाता था। ठीक है, और एक व्यक्ति, एक पद होता था सिलहदार, वो राजा के व्यक्तिगत जो शस्त्रागार था, उसका जो इंडिविजुअल पर्सनल जो शस्त्रागार था, उसकी देखभाल करता था। ठीक है, इसी प्रकार से बर्बरदान था। बर्बरदान बर्बरदान था जो एक सैनिकों का वर्ग था, उस सेना की लामबंदी देखता था। चीजें स्पष्ट हो गई जी, यहां तक की सारी बातें, ये हम बात कर रहे थे उनके सैन्य व्यवस्था के बारे में। ठीक है, अगर एक दो तथ्य मैं आपको बताऊं उनके साहित्य के बारे में, तो बहमनी शासक जो थे वो शिक्षा और साहित्य के महान संरक्षक थे, नो डाउट, है ना। इन्होंने अरबी फारसी जो विद्वान थे उनको राज्य में संरक्षण प्रदान किया था। और खास बात एक ये भी है कि भारत के विभिन्न भागों से, विदेशों से भी फारसी और अरबी विद्वान जो थे उनको ये अपने राज्य में बुलाने के लिए आमंत्रित करते थे, उनको फैसिलिटीज देते थे, सुविधाएं प्रदान करते थे। ठीक है, यानी कि बहमनी राज्य इस्लामी संस्कृति का प्रमुख केंद्र भी बना था। चीजें स्पष्ट है। इसी क्रम में क्या होता है, बीदर में एक पुस्तकालय, एक मदरसा भी स्थापित होता है। ठीक है, तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो था, वो पहला शासक था जिसने उर्दू को बीजापुर की राजभाषा के रूप में एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। ठीक है, इसके अलावा दक्कन के कुछ मुस्लिम शासक और थे जो स्वयं उर्दू के विद्वान कवि थे, ना। जैसे वजकी था, वजकी ने कुतुब मुश्तरी और सरबस की रचना की थी। ठीक है जी, फैज था, आपको फैज के बारे में भी जानकारी होगी। फैज ने रुजवान शाह और रहफजा, इसकी रचना की थी। शाह मीरान था इसी क्रम में, मोहम्मद नुसरत था इसी क्रम में। ठीक है जी, यदि हम कला और वास्तुशिल्प के बारे में तथ्यात्मक जानकारी लें, तो स्थापत्य की तुगलक शैली, इसकी जी स्थापत्य की तुगलक शैली का जो सर्वप्रथम प्रयोग है, प्रचार, वो दौलताबाद में हुआ था। ठीक है जी, एक बात यह याद रख लेंगे आप। और बहमन शाह के मकबरे में फारसी शैली की गहरी नीली मीनाकारी पट्टी का प्रयोग हुआ है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो हमने ये बहमनी के बारे में हम पढ़ते आ रहे थे। ठीक है, अब इस जब बहमनी समाप्त हो गया, तो इसके बाद में बहमनी के जो उत्तरवर्ती राज्य थे, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, कौन कौन से भाई, बीजापुर है ना, और मैंने आपको बताया अहमदनगर है, बरार है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ेंगे हम भी। गोलकुंडा है, ठीक है, और बीदर, एक 5 में बटा था ना ये,